everyone, my name is Anand Saxena. Welcome back to my channel Aggregate Economic Solution. इस 14 वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट का टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज उन कंपोनेंट्स को हम इलाबोरेट करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे ही टॉपिक्स बोर्ड्स में आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म्स में देखने को मिलते रहते हैं, इसीलिए आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दें और ठीक से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन। इससे पहले हमने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। कंपोनेंट्स आपको याद होंगे एडी के, जैसे AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये हमने AD के कंपोनेंट्स पढ़े थे, याद है आपको? ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे C। आपको याद होगा हमने टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला था C प्लस I। तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो टू सेक्टर इकोनॉमी का कंजम्पशन उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, दैट इज टू सेक्टर इकोनॉमी। ये आपको याद है, टू सेक्टर दैट इज C प्लस I। ठीक है, अब इसी C के बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन लेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे कि इस C का क्या इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C means household consumption expenditure, that is household consumption expenditure। हमने पढ़ा था C plus I plus G plus X minus M, जो भी हमने डिस्कस किया, उसी का कंपोनेंट है C। C का मतलब होता है household consumption expenditure। C का मतलब है consumption। C का मतलब क्या होता है? consumption। आप एक बात मुझे बताइए, नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के अपार्ट क्या हमारा कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? नहीं। हमारी इनकम भले ही जीरो हो, लेकिन हमारा कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, भले ही हमारी इनकम क्या हो, जीरो हो सकती है। तो हम ध्यान लिख सकते हैं, इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? और इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे? इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, लेकिन कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। हम बिना खाए पिए तो भाई रह ही नहीं सकते, ठीक है? कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। अगर आपकी इनकम जीरो है, कंजम्पशन 20 है, तो या तो हम अपनी पास्ट सेविंग्स में से पैसा निकालेंगे, या हम क्या करेंगे, या हम किसी से बोरो करेंगे, लेकिन कंजम्पशन तो हमें करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई, हमने इनकम और कंजम्पशन की बात करी। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन C मींस कंजम्पशन एंड Y that is income is called consumption function। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछे 1 मार्क्स में डेफिनेशन explain the term consumption function, तो आप सिंपल सा ये डेफिनेशन लिख देंगे, the functional relationship between C and Y is called consumption function। ठीक है, ओके। और अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले प्रैक्टिकल के टाइम में कि इसके कुछ पॉइंट्स बताइए, तो पॉइंट्स हम क्या बताएंगे? सिंपल से बता देंगे कि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो और इनकम कैन बी। इतना सिंपल सा आप उसको बता सकते हैं। और बता सकते हैं सेकंड पॉइंट, C इज रिलेटेड टू Y मींस Y इंक्रीज C इंक्रीज और पॉजिटिव रिलेशन। तो ये दो पॉइंट आपके सफिशिएंट हैं इसको समझाने के लिए। तो कंजम्पशन के दो पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, कंजम्पशन फंक्शंस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की टेबल की। टेबल क्या है कंजम्पशन फंक्शन की?
कंजम्पशन फंक्शन की टेबल क्या है, हमने y और c को उठाया है, y इनकम और c कंजम्पशन। अभी हमने ऊपर बात करी y कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। हमारा इनकम जीरो हो सकता है लेकिन कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए इनकम जीरो था, कंजम्पशन 20 था, इनकम 50 हुआ, कंजम्पशन 60 हुआ, इनकम 100 तो कंजम्पशन 100, 150 पे 40। जब आपका इनकम जीरो था तो हम 20 कंज्यूम कर रहे थे, जब 50 था तो 60 कंज्यूम कर रहे थे, 100 पे 100 और 150 पे 140। इस केस में हमारा कुछ क्या स्टार्ट हुआ, इस केस में हमारा कुछ सेविंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आपको ये टेबल याद रखनी है, बहुत सिंपल सा तरीके से याद रखनी है। इनकम 0, 50, 100, 150, 20, 60, 40 सॉरी 100 एंड 140, ये आपको याद रखना है टेबल। अब इस टेबल को हम लोग एक कर्व के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो ये कैसे है, ये आपके सामने कर्व बना हुआ है, बहुत सिंपल सा है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन कर्व, इसको हम बोलेंगे कंजम्पशन कर्व। ठीक है, चलिए ये लाइन जो है जो ओरिजिन से जा रही है ये आपकी इनकम है और ये कंजम्पशन है। अब ये ओरिजिन से क्यों जा रही है और ये कंजम्पशन, ये ओरिजिन से क्यों जा रही है और ये यहाँ से क्यों जा रही है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। क्योंकि इनकम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनकम स्टार्ट हो रही है आपकी जीरो से। तो एक सिंपल सा 45 डिग्री पे हम एक लाइन बना देते हैं इनकम की। अब इनकम जीरो था तो कंजम्पशन 20 थी, ऐसे ही हमने कुछ बनाया है। चलो थोड़ा सा मैं आपको इस डायग्राम से सॉरी इस टेबल से डायग्राम में जनरेट करता हूँ। इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन आपका कितना था, 20 था। अब ये 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 100 है इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ये वाला है जहाँ पे आपकी इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहां तक जो है आपका इस केस में आपकी डिस सेविंग हो रहा है, मतलब सेविंग आपकी नेगेटिव हो रही है और यहाँ पे हमारी सेविंग क्या हुई, स्टार्ट हुई। ठीक है, ये सेविंग ये आपका कंजम्पशन फंक्शन का एक कर्व है और ये आपका एक स्केल। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन आपको समझ में आ गया। कंजम्पशन फंक्शन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, कंजम्पशन फंक्शन के कुछ पॉइंट्स पढ़े, कंजम्पशन फंक्शन की हमने शेड्यूल की फॉर्म में पढ़ा, फिर कंजम्पशन फंक्शन को हमने कर्व में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स इसके आपको देखने को मिलेंगे। एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए कंजम्पशन फंक्शन का। ये कंजम्पशन फंक्शन का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, c इज इक्वल्स टू c बार प्लस b y। ठीक, अब ये होता क्या है, c तो हमें समझ में आ गया कि सर आपने बताया था c का मतलब होता है कंजम्पशन। अब ये c बार क्या है, c बार बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सा है। ये जो हमारा सबसे पहला कंजम्पशन है ना, इस कंजम्पशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसी ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम लिखते हैं सी बार। तो आपको समझ में आ गया सी बार क्या है, सी बार इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब ये बी क्या है, बी को हम डिनोट करते हैं एमपीसी से। अब ये एमपीसी क्या है सर, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आप पूछेंगे सर ये होता क्या है। अभी हम और इससे पहले देखे थे वाई, वाई मतलब आपका इनकम। अभी जो एमपीसी का डिस्कशन हमने किया है यहाँ पे, अब हम कंजम्पशन फंक्शंस को ना दो मेन पॉइंट्स में एलोबरेट करेंगे। अब वो दो मेन पॉइंट्स क्या है वो हम स्टार्ट करेंगे एमपीसी को समझने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया कंजम्पशन फंक्शन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, कंजम्पशन फंक्शन के ये दो पॉइंट्स हो गए, टेबल हो गया, स्केड्यूल हो गया और आपका ये कर्व हो गया और ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल एज इट इज ही आप इसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए। क्लास 12 के स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन हेडिंग डालिए टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन, फिर सी क्या होता है वो लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, उसके पॉइंट्स लिखिए, फिर इसके शेड्यूल बनाइए, फिर एक कर्व बनाइए, फिर ये छोटा सा फॉर्मूला लिखिए।
इस फॉर्मूले का डिस्कशन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बात करी थी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसका हमने कर्व पढ़ा था, उसका स्केल पढ़ा था और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है आपको? अगर याद है तो बताइए। C इक्वल्स टू C बार प्लस BY। हमने C पढ़ा था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B पढ़ा था MPC और Y पढ़ा था इनकम और C आपका कंजम्पशन। अब इस B के बारे में जो हमने पढ़ा था MPC, अब इस MPC को डिफाइन करने के लिए हमने इन चीजों की हेल्प ली। अब इन फॉर्मूलेस को हम कैसे याद करें, कैसे क्या करें, इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इस चैप्टर की एंड की वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो वो पूरा सेशन हम केवल और केवल फॉर्मूलेस और न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे। इसलिए हम इस बात से बेफिक्र हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। मैं आपको एक सारे ही फॉर्मूलेस की समरी इस बोर्ड पे समझाऊंगा और इसी के साथ में हर एक फॉर्मूलेस से आपको न्यूमेरिकल्स भी कराता जाऊंगा। तो आप अभी फॉर्मूले याद करने की और कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब कंजम्पशन फंक्शंस की प्रोपेंसिटी क्या होती है, कि कैसे उसको हम डिवाइड करेंगे कंजम्पशंस। जैसे हमने बात करी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे एपीसी और एमपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में कैसे, या तो आप अपनी इनकम्स को कंज्यूम करेंगे, अगर कंजम्पशन से बच जाएगी तो सेव कर देंगे, तो यही दो चीजें होंगी। तो इनकम और कंजम्पशन का तो हमने रिलेशन पीछे पढ़ लिया, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन y एंड c। तो आज स्टार्ट करते हैं एपीसी और एमपीसी को और देखते हैं क्या है ये एपीसी और एमपीसी। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है? Average propensity to consume the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. Corresponding level of income कि हमारी इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन की तरफ जा रहा है, उससे हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एबीसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, एबीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। इससे हम क्या निकाल लेंगे, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम से हम निकाल लेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एवरेज निकाल लेंगे। अब इस सी और वाई को हम यूज कैसे करेंगे इस फॉर्मूलेज में? इस फॉर्मूलेज में हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने लिया y और फिर लिया c और फिर हमने फॉर्मूला y 0 100 200 300 400, जैसा हमने पहले भी लिया था। हमारी इनकम 0 हो सकती है लेकिन हमारा कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। निल 100 120, तो कंजम्पशन आपका कितना है 120 और इनकम आपकी कितनी है 100। ऐसे ही आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम, ऐसे ही आपका कंजम्पशन, ऐसे ही इनकम, ऐसे ही कंजम्पशन, ऐसे ही इनकम। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने एबीसी निकाल लिया। कितना आ गया आपका 120 डिवाइड बाय 100 1.20 और 200 डिवाइडेड करेंगे तो भाई हमारा आएगा 1 और 0.933 और लास्ट में क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया एबीसी कैसे निकालते हैं, सी अपॉन वाई। अगर एबीसी की सिंपल से आपसे कभी डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप क्या करेंगे, एबीसी की डेफिनेशन लिख देंगे, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। एबीसी का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, डेफिनेशन आएगी तो सी अपॉन वाई। ठीक, ये हमारा हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एबीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio of change in consumption। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। कैसे हमारी इनकम और कंजम्पशन चेंज हो रही है, मतलब या तो बढ़ रही है या घट रही है, कितने पोर्शन में चेंज हो रही है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन, कितना हमारा कंजम्पशन चेंज हुआ और कितनी हमारी इनकम चेंज हुई। इसको हमने शेड्यूल के फॉर्म में बनाया है, तो सबसे पहले हमने y ले लिया, c ले लिया, डेल्टा c डेल्टा y, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। सेम 0
100, 200, 300, 400, 40, 120, 200, 360। डेल्टा सी कैसे निकाला हमने? डेल्टा सी आप मुझे बता सकते हैं? डेल्टा सी निकाला हमने इन दोनों को माइनस करके, ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको और ऐसे ही हमने डेल्टा सी निकाल दिया। ठीक है, डेल्टा वाई भी हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या है? 100, इसको ऐसे निकाला, फिर ये, फिर ये। समझ में आ गया आपको? डेल्टा सी कैसे निकाला हमने? 120, 40, 100, 120, इस तरीके से हमने डेल्टा सी और डेल्टा वाई को फाइंड आउट कर दिया। एमपीसी कैसे निकालेंगे? एमपीसी हम सिंपल सा फॉर्मूला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी 80 डिवाइडेड बाय 100, 80 100, तो इन सबका आंसर आपका सेम ही आना है, दैट इज 0.80, 0.80, 0.80 एंड 0.80। तो ये हमारा एमपीसी और एपीसी क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। ये हमने अभी केवल और केवल कंजम्पशन फंक्शन के एपीसी और एमपीसी को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन फंक्शन पूरी तरह से कवर हो जाता है। इस फॉर्मूले को आप कंजम्पशन फंक्शन का, जब भी कंजम्पशन फंक्शंस की बात होगी तो एक तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, और C इक्वल्स टू, और क्या आपके पास आ सकता है? आप ले सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, एपीसी इज इक्वल्स टू C अपॉन वाई, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो अभी आप कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3। इन फॉर्मूलेस को आप अपने दिमाग में रखें, आगे नोट डाउन कर लें, और इन फॉर्मूलेस को दोबारा भी हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और डिफाइन करेंगे अच्छे से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेविंग फंक्शन की। ठीक।